हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन धमाकेदार चल रहा होगा। मेरा नाम है हसन और आज हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है रावलात एक्ट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है माय डियर स्टूडेंट। रावलात एक्ट होता क्या है आज हम देखेंगे, उसके बाद ये रावलात एक्ट के वजह से जालियानवाला बाग मैसेकर कैसे हुआ, ये सारी चीजों को आज हम रिलेट करके पढ़ेंगे। तो बुक में बहुत थ्योरेटिकली दिया गया है जिसकी वजह से बच्चों को समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज हम एक प्रैक्टिकली और एक्सप्लेन तरीके से समझेंगे कि चीजें एक्चुअली हुआ क्या था। तो ठीक है, अभी तुम कितने में हो 2026 में, तो तुम चले जाओ अभी 1919 में हुआ क्या है। अब तुम इमेजिन करो कि तुम 1919 का दौर में हो। 1919 में पहले ब्रिटिशर ने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, रावलात एक्ट लेके आ गए। रावलात एक्ट ब्रिटिशर ने क्यों लाया था, देखो इंडिया में चारों तरफ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था, मतलब ब्रिटिशर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हर तरफ से प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था। तो इस वजह से ब्रिटिशर ने क्या लेके आ गया, एक एक्ट लेके आ गए जिसका नाम है रावलात एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया था, इस एक्ट में कहा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से 4 लोग जो एक जगह में गैदर होते थे। देखो पहले कैसे किया जाता था, लोग तो इतने समझदार नहीं थे, तो उनको एक ग्रुप करके मोटिवेट किया जाता था। एक एक के जो दिग्गज लीडर सब रहते थे वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि अंग्रेजों का बात मत मानो, ये हम पे रूल करने आए हैं, ये हमारा देश है, हम खुद ये देश को चला सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। टाइप का मोटिवेशन स्पीच सब चले रहता था ऑल ओवर इंडिया में। तो इस चीज को बंद करने के लिए ब्रिटिशर ने लेके आ गया रावलात एक्ट। तो रावलात एक्ट में क्या बोला गया कि कोई भी गैदरिंग तुम नहीं करोगे, पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं करोगे। अगर एक से ज्यादा पॉलिटिकल गैदरिंग होता है तो वो सारे लोगों को प्रिजनर बना दिया जाएगा, जेल में लेके डाल दिया जाएगा और उनका ना कोई भी बात सुनेगा, ना उनके ऊपर अपील होगा। देखो हम देखते हैं क्या बोला था कि देखो रावलात एक्ट शुरू हुआ, शुरू होने के बाद जनरल ओडायर को इसका कमांड दे दिया गया। क्या का कमांड दे दिया गया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ होता क्या है, लोकल पुलिस फोर्स अगर जिस चीज को कंट्रोल कर नहीं पाए तो वो अपने फोर्स को दे देते हैं ये सारी चीजों का कंट्रोल। तो इसके बाद क्या होता है कि जो फोर्स का जो जनरल रहेगा उसके पास कितना तो ऑथोरिटेरियन पावर आ जाएगा, जिसके वजह से वो ऑल ओवर इंडिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, अपने हिसाब से मैनेज करेगा। तो वहां का जनरल तब का कौन था, जनरल ओडायर था। याद रखे रहना ये क्वेश्चन, सारी चीजों का नेतृत्व लिया था और कंट्रोल कर रहा था ऑल ओवर इंडिया को। लेकिन लास्ट में जाके इसका भी बहुत बुरा असर हुआ, इसको भी डायरेक्ट जाके फायरिंग करके मार दिया गया थ्रू आवर इंडियंस, जो कि सरदार उधम सिंह है। आगे चल के हम वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, रावलात एक्ट लाया क्यों गया था कि अगर तुम कोई सा भी पॉलिटिकल गैदरिंग करते हो, अगर दो से ज्यादा ग्रुप बनते हैं तो वो ग्रुप का जितना भी लोगों को रहेगा, जो दिग्गज नेता लोग रहेंगे, वो सबको लेके प्रिजनर बना दिया जाएगा और उनका ना अपील, ना वकील, ना दलील, मतलब उनको कोई भी अपील करने नहीं देंगे कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में भी जाओ तो नहीं मेरा गिल्ट नहीं है, मैं इस वजह से वहां पर था, अपना पक्ष भी बोलने उनको नहीं देंगे। ना वकील कोई रखा जाएगा कि अभी मैं चाहता हूं, मेरे ऊपर केस हुआ है कि मैं चाहूंगा कि एक वकील अच्छा सा रख दूं, वकील रखने का भी अधिकार ले लिया गया था रावलात एक्ट के थ्रू। फिर ना दलील, अपना कोई भी दलील, कोई भी स्टेटमेंट तुम नहीं दे पाओगे जज के सामने। तो वही था रावलात एक्ट का मेन 3 चीजें थे कि ना अपील, ना वकील, ना दलील। अगर तुम्हें प्रिजनर बना दिया जाएगा, अगर तुम्हें पकड़ के ले जाया जाएगा और प्रिजनर बना दिया जाएगा बाई ब्रिटिशर्स, तो तुम्हारे पास ये अधिकार ही नहीं, ये अधिकार ही डायरेक्ट छीन दिया गया तुम्हारे पास से कि तुम अपील भी नहीं कर सकते, तुम वकील भी नहीं रख सकते, कि तुम्हारा दलील भी कोई नहीं सुनेगा। तो ये सारी चीजों को देख के इंडियन लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। इंडिया में जितने भी दिग्गज लीडर सब थे, जैसे कि महात्मा गांधी, ये सब लो पास आउट थे। तो ये सारी चीजों को वो देख के जानते थे कि ये तो स्ट्रेट ह्यूमन राइट को हटाया जा रहा है। तो इस वजह से सब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। देखो तो ये स्टार्ट कब हुआ, रावलात एक्ट 18 मार्च 1990, ये डेट याद रखे रहना, यहां से ही सब प्रॉब्लम शुरू हुआ है। रावलात एक्ट जब लाया गया, इसके वजह से ही देखो ये एक्ट आगे चल के अंग्रेजों पर ही भारी पड़ गया। कैसे भारी पड़ा, वही विनाश काल विपरीत बुद्धि, यही चीज होता है कि आखिर के टाइम में वो ज्यादा एग्रेशन हो गए कि हम ही सब कंट्रोल कर लेंगे, जिस वजह से इंडियन में और ज्यादा यूनिटी आ गया और हम आगे चल के इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो सब में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम रावलात एक्ट और जालियानवाला बाग कवर करते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ 18 मार्च 1919 को। फिर गांधी जी ने यही एक्ट को क्या बोला गया था, गांधी जी के द्वारा यही एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला गया था। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखे रहना कि गांधी जी रावलात एक्ट को क्या
ब्लैक एक्ट बोले थे। तो उसके बाद क्या किया गांधी गांधी और वो सारे जो दिग्गज लीडर थे वो सब अपना अपना ग्रुप बना के, देखो अभी ऑल ओवर इंडिया में एक महात्मा गांधी तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ना, तो वो एक एक जगह में कंट्रोल करते थे और अपने जो फ्रेंड्स रहते थे उन लोग को प्रोत्साहित करते थे कि अपने एरिया में भी इस चीज का प्रोटेस्ट करो, जिसके वजह से ये जो रावलात एक्ट है ये रावलात एक्ट हट जाए। तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट जब स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? 6 अप्रैल में स्टार्ट करने के बाद नो नहीं 8 अप्रैल में गांधी जी को क्या कर लिया गया? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो 6 अप्रैल में गांधी जी प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे। प्रोटेस्ट करने की वजह से रावलात एक्ट अप्लाई हो गया कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कि तुम कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकते, जिसके वजह से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद आ गया जो मेन लीडर थे पंजाब का, यहीं से ही जालियानवाला बाग का इशू शुरू हुआ। ये जो पंजाब का मेन जो 2 लीडर थे, जो कि डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू, ये दोनों भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, जिसके वजह से ये दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया 9 अप्रैल में। देखो कहां से शुरू हुआ? 18 मार्च से ये चीज का शुरुआत हुआ। उसको प्रोटेस्ट किसने किया? 6 अप्रैल में महात्मा गांधी ने किया, जिसको अरेस्ट कर लिया गया 8 अप्रैल में। फिर जो पंजाब का जो मेन लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू, ये इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया 9 अप्रैल में। इसके बाद ही जालियानवाला बाग का एक्चुअल इंसिडेंट शुरू हुआ। देखो ये टॉपिक को रिलेट करो तब तुम समझ पाओगे कि एक्चुअल हुआ क्या था। इसका मतलब रावलात एक्ट के वजह से जालियानवाला बाग हुआ। जालियानवाला बाग होने के वजह से ऑल ओवर इंडिया में सब बहुत ज्यादा हाइपर होके फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किए थे, जिसमें कि हम पूरा सक्सेस हो गए थे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट मिल जाने वाला था। आगे चल के हम ये वीडियो सब कवर करेंगे कि क्या क्या हुआ था। अब हम देखते हैं मेन जालियानवाला बाग मैसेकर कैसे हुआ था। तो चलो अब हम देखते हैं जालियानवाला बाग मैसेकर के बारे में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। देखो जालियानवाला बाग एक अमृतसर का एक एरिया है। इस एरिया में बहुत ज्यादा गैदरिंग हुआ था। ये गैदरिंग क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ का 2 मेन लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू को। कब? 9 अप्रैल। ये चीज तुम याद रखे रहना, चीजों को ऐसे रिलेट करके पढ़ो, तुम्हें आसानी होगी हिस्ट्री समझने में। 9 अप्रैल को वो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। उसके 4 दिन के बाद बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला था, जिसका नाम था बैसाखी फेस्टिवल। तो बैसाखी फेस्टिवल में लोग गैदरिंग होने वाले थे, तो उसका फायदा उठा के कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि 2 मेन लीडर का अरेस्ट हो गए हैं और उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे रिलीज किया जाए, तो ये सारी चीजों के बारे में एक बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ था, जिसके वजह से रावलात एक्ट एक्टिवेट हो गया। देखो ये सब चीज स्टार्ट कैसे हुआ? तो इंडिया का वाइसरॉय उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1919 के टाइम में इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखो ये चीजों को तुम समझने का कोशिश करो। वाइसरॉय मतलब आज के टाइम के प्राइम मिनिस्टर, जैसे नरेंद्र मोदी, वो क्या है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद वो क्या रखेंगे? छोटे छोटे मिनिस्टर्स रखेंगे, क्योंकि पूरा अकेला बंदा तो पूरा इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना। तो वही था, स्टेट में कौन कंट्रोल करते थे? गवर्नर जनरल कंट्रोल किया करते थे उस टाइम में। तो पंजाब का गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था? जनरल ओ डायर था पंजाब का गवर्नर जनरल। अभी गवर्नर जनरल अकेला तो पूरा स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो रखेगा, फिर फर्दर डिवाइड होगा। तो फिर पंजाब के जो अमृतसर है, अमृतसर में जो मेन इंचार्ज कौन था? जनरल आर डायर। ये टर्म तुम याद रखे रहना, ये बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं जनरल ओ डायर में और आर डायर में। जनरल ओ डायर क्या था? पंजाब का, पूरा एंटायर पंजाब का गवर्नर जनरल था। और अमृतसर का इंचार्ज कौन था? जनरल आर डायर। ये चीज क्लियर हो गया ना? तो इन 2 चीजों में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। फिर ये जो इंसिडेंट हुआ, ये कहां पर हुआ था? पंजाब का अमृतसर में हुआ था। अमृतसर एक गांव है, उसमें क्या चल रहा था उस टाइम में? उसमें चल रहा था बैसाखी फेस्टिवल चल रहा था। बैसाखी फेस्टिवल बहुत ज्यादा गैदरिंग होते हैं, इस वजह से एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। वही मेले में ही एक स्पीच का आयोजन किया गया। देखो अमृतसर में एक बहुत बड़ा बाउंड्री था, उस बाउंड्री के अंदर ही फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हो रहा था, उसके साथ स्पीच सब भी देके लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था कि कैसे ये जो 2 लीडर को बाहर रिलीज किया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हो गया स्टेज में ये पूरा स्पीच वगैरह चल रहा था। चलने के बाद क्या हुआ? जो गैदरिंग हुआ था, ये गैदरिंग का खबर पहुंच गया जनरल आर डायर के पास। अभी ये खबर पहुंचाने वाला कौन था? ये खबर पहुंचाने वाला अपना ही गद्दार था। तो वही कहते हैं ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी नैया वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो अपना ही गद्दार ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग इकट्ठा है, बोल के जनरल आर डायर को खबर पहुंचा दिया। फिर जनरल आर डायर अपना ऊपरी अफसर से कांटेक्ट करने के बाद, ऊपरी ऑफिसर कौन था? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर बहुत ज्यादा एग्रेशन में एक डिसीजन ले लिया कि जाओ और ओपन फायरिंग करवा दो। तो ये डिसीजन कौन लिया था? जनरल ओ डायर। याद रखे रहना, जनरल ओ डायर
डायर ही ऑर्डर दिया था फायरिंग का। फायरिंग किया गया था जनरल आर डायर के द्वारा, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये तो एक मामूली इंचार्ज है, तो इसको जहां पर ऑर्डर दिया जाएगा वहां पर जाकर वो फायरिंग कर देगा। ऑर्डर देने वाला कौन था, जनरल ओ डायर, ठीक है, फायरिंग करने वाला जनरल आर डायर था। तो ये तो जनरल आर डायर चला गया यहाँ पर जहां जहां गैदरिंग हुआ था। गैदरिंग होने का ये एक बहुत बड़ा फील्ड था, 2 गेट था, उसमें से उसने एक गेट को पूरा क्लोज कर दिया, सील कर दिया, जिसके थ्रू लोग बाहर ना जा पाए, और एक गेट के थ्रू एंट्री मार दिया जनरल आर डायर। मार के यहाँ पर जितने भी सारे लोग प्रेजेंट थे वो सारे लोगों को ओपन फायरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया। ओपन फायरिंग अनाउंसमेंट कर दिया। अब लोग तो भाग जाना चाहिए, इधर उधर भागना चाहिए, लेकिन देखो पहले के टाइम में क्या होता था, बाउंड्री सब बहुत ऊंचा ऊंचा बहुत मोटा मोटा रहते थे, हाइट होकर रहता था, तो वो बाउंड्री को पार करके जाना पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से लोग बहुत ज्यादा कोशिश किए पार करने का भी, लेकिन कर नहीं पाए। यहाँ पर ओपन फायरिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कुआं भी था, वो कुआं में बहुत सारे लोग कूद गए कि बच जाने के वजह से, लेकिन उनके ऊपर और ज्यादा लोग आ गए, जिसके वजह से क्या हो गया, दम घुट के बहुत सारे लोग वहीं स्पॉट डेथ हो गए थे। तो यही बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसको कि जलियांवाला बाग मैसेकर बोल के बोलते हैं। यही मास किलिंग के वजह से इंडियन और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, और फिर नेक्स्ट जाके जो बड़ा बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया, ये मूवमेंट सब क्या किया, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने का हेल्प किया। तो ये जो चिंगारी था, यही चिंगारी पूरा 16 में भड़क गया। तो यहाँ पर और क्या हुआ, और एक अच्छा काम हुआ कि खिलाफत कमेटी फॉर्म हो गया 1919 में। ये चीज याद रखो, खिलाफत कमेटी कब बना था, 1990 में। कहां बना था, बॉम्बे में, ठीक है, मार्च 1990 में बन गया। तो खिलाफत कमेटी में क्या था कि जितना भी मुस्लिम थे उन सबको हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो आईएनसी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो कम्युनिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर एक कमेटी रहने से उसके थ्रू में हम पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को बातचीत कर पाते हैं। तो इस वजह से खिलाफत कमेटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला महात्मा गांधी का, जिसके थ्रू वो मुस्लिम से कम्युनिकेट कर पाए। और माय डियर स्टूडेंट, ये चीज तुम याद रखे रहना, जब जब हिंदू और मुसलमान मिले हैं तब जाके इंडिया में एक बड़ा लेवल का रिवॉल्यूशन आया है, जो कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 से 22 तक चला था, इसमें हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट होने वाले थे, लेकिन कुछ कुछ गलतियों की वजह से ये चीज डिले होके फिर 1947 में हमारा इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन ये चीज कब हुआ, जब हिंदू और मुस्लिम एक जगह यूनिट हुए। तो ये चीज आज भी देखा जाता है, आज भी हिंदू और मुसलमान में विवाद किया जाता है, क्योंकि ये जब स्थिर हो जाएंगे, ये जब एक साथ हो जाएंगे, तो तब जाके इंडिया बहुत एडवांस लेवल में तरक्की करना शुरू कर देगा। जो कि बड़े बड़े जो ऊपर बैठे हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि इतना ज्यादा डेवलप हो, क्योंकि उनको उतना ज्यादा सवाल पूछना पड़ेगा। तो ये खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। तो ये जालियांवाला बाग हुआ, ये वर्ल्ड लेवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ब्रिटिशर को। तो ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा सवाल आए कि तुम इतना ज्यादा मास ब्रूटल किलिंग कैसे कर सकते हो। तो उस वजह से वो क्या बिठाया, एक हंटर कमेटी बिठाया गया। ये आज के टाइम में भी होता है, अगर बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो उसको एक कमेटी बना देते हैं कि नहीं, ये कमेटी ये सारी चीजों का जवाब देगी। वो कमेटी फिर 5 साल के बाद दे, 10 साल 15 साल के बाद दे, फिर वही जाने वो कब होता है। ये चीज सदियों से चली आ रही है। ऐसे ही हंटर कमेटी नाम का एक कमेटी बिठा दिया गया, जो कि ये जो जलियांवाला बाग में जो इशू हुआ था वो इशू को देखेगा। तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली डाटा को कम कर कर ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मेंबर ब्रिटिशर ही थे। तो वो क्या दिखाए कि यहाँ पर डेथ हुए हैं कितने, 379 का डेथ हुआ है, और 1200 के करीबन आसपास लोग इंजूर हुए हैं, बल्कि हंटर कमेटी दिखा दिया। लेकिन एक्चुअल डाटा क्या था, एक्चुअल डाटा था हमारे 1200 इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर वहां पर डेथ हो गए, और 3600 से ज्यादा इंजूर हो गए। इमेजिन, इतना बड़ा क्राउड है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब लोग वहां पर है। तो इतना ज्यादा लोग डेथ हो गए और इतने ज्यादा लोग इंजूर हो गए थे। तो ये चीज ऑर्डर किसने दिया था, जनरल ओ डायर ने, जिसके वजह से जनरल ओ डायर को बहुत ज्यादा इंडियन लोग टारगेट रख दिए। टारगेट रखने की वजह से ब्रिटिशर इसको रिटर्न बुला के लेके चले गए थे। लेकिन यहां पर टारगेट बन गया जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर को फायरिंग करके किलिंग कर दिया गया इंडियन के थ्रू। तो वो कौन किया था, वो था द ग्रेट सरदार उधम सिंह। तो सरदार उधम सिंह कब किल किया जनरल ओ डायर को, 1940 में। तो देखो ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1919 में। उसका कितने साल बाद, 21 साल के बाद 1940 में
सरदार उधम सिंह तब छोटा था, तब देख रहा था हाँ ये हुआ है, जनरल ऑर्डर ये कर दिया, तो तब वो अपना फैसला कर दिया था कि ये बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मार के ही दम लूंगा। तो ये चला गया स्ट्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन जाके अपना खोजबीज किया, खोजबीज करने के बाद मिला जनरल ऑर्डर। तब जनरल ऑर्डर 21 साल के बाद का बात, मतलब वो बूढ़ा हो गया रहेगा ऑब्वियसली। तो किसी को पूछा कहाँ है जनरल ऑर्डर, नहीं वहां पर तो बैठा है वो रहा। तो वो चला गया उसके पास और वो पूछा तुम ही जनरल ऑर्डर हो? हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो वो बोला कि अच्छा तुमने ही जलियांवाला बाग किया था इंडिया में? हाँ मैं ही किया था। वो पूरा प्राउडली बोला हाँ ठीक है फिक्र मत करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा यमराज खड़ा हुआ है, अब देखो होता क्या है तुम्हारे साथ। पिस्तौल निकाला, ओपन फायरिंग, वहां पर ढाई ढाई ढाई, खत्म। उसका चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। वहीं क्लोज होने के बाद सरदार उधम सिंह वहीं सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद वहां ही उनका फांसी भी हो गया था। मतलब इतने ब्रेव लीडर सब रहते हैं वो, मतलब एक ऐसे इंडिकेशन दिए। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें ही ब्रिटिशर का बैकबोन को ब्रेक की कि इंडिया में कितना ज्यादा यूनिटी है, इंडियन लोग में कितना ज्यादा एग्रेशन है, अगर वो करना चाहते तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक क्लियर कट मैसेज था ऑल ओवर इंडिया से। हमारा जो उधम सिंह का जो सेक्रीफाइस था वो सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं गया, जिसके वजह से इसके 7 साल के बाद 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। तो यही था एंटायर जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में और रावलात एक्ट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे ये जो रावलात एक्ट हुआ, ये जो एग्रेशन हुआ, इसके बाद ही जाके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। इस वजह से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।